लेट्स स्टार्ट नाउ। देखो, तो हम लोगों ने लास्ट जो किया था बेटे, उसमें तो ये वाला कर लिया था कि एक हेमीस्फेरिकल शेल के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। ठीक है, और अगर हमें ये भी लिखो बेटा कॉपी पे, और अगर हमें बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट, तो मतलब कोई शीट मान लेंगे बेटा हम लोग ऐसे, ये जिसके दो सरफेसेस होंगे, इधर भी और इधर भी। तो यहां पे याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर हमेशा जीरो होता है, और जब तुम लोग अकेली एक शीट की बात करते हो तो उसके अकेले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बेटा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और जब तुम लोग यहां पे भी एक शीट है आपके पास और यहां पे भी एक शीट है, तो जब तुम लोग कोई भी पॉइंट यहां पे मानोगे तो इसके कारण भी लेफ्ट आएगा और इसके कारण भी लेफ्ट आएगा। तो इस वजह से यहां पे जो बेटा समय लग गया ना, जैसे ये शीट है, पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो इस पॉइंट पे इस शीट के कारण किधर फील्ड आएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। और ये जो दूसरा है इसके कारण भी इधर ही आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो इसके कारण बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस मेटल शीट लिख दो चाहे, इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट plus sigma by 2 epsilon naught, which is sigma by epsilon naught. So this is the electric field outside, which is sigma by epsilon naught. और अगर तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की बात करते हो तो वो जीरो है। ये हम लोग शीट के बारे में बात कर रहे हैं। बेटे क्लियर हो गया? ये हम लोग शीट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अब एक पॉइंट नोट कीजिए, एक चीज नोट कीजिए कि अगर कभी भी कोई मेटल सरफेस को चार्ज दिया जाएगा तो वो चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे होगा, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा कि अगर आप कोई भी पॉइंट मानोगे इनसाइड तो उसके इनसाइड में नेट फील्ड हमेशा जीरो रहेगा। ये बड़ी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। और ये जो चार्ज आउटर सरफेस पे हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, और इसमें क्योंकि सरफेस पे बोला जा रहा है तो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने वाले हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने वाले हैं। तो हम लोग यहां पे ये लिखेंगे, व्हेन अ चार्ज इज गिवन to a metal surface of the body, then it is distributed on the
on the outer surface of body in such a way that every point inside the metal body, net electric field is what beta? 0. क्लियर हो गया? मतलब आप लोगों ने चार्ज दिया और इसके इनसाइड पे नेट फील्ड हमेशा बेटा क्या रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए. ओके, अब देखो एक और पॉइंट कि चार्ज इंडक्शन in the metals due to the electric field. क्योंकि मान लो आप लोगों ने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और ये कोई मेटल सरफेस है, तो इंडक्शन के कारण इधर बेटा नेगेटिव आ जाएगा और इधर पॉजिटिव आ जाएगा. तो हम लोग कोई भी पॉइंट लेंगे बेटा, अब ये जो बाहर से हमने फील्ड लगाया हुआ है ये है ई नॉट. इस पॉइंट पे ई नॉट की डायरेक्शन आएगी इधर, और ये सारे का सारा जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये इंड्यूस चार्जेस है. ये दोनों के दोनों कौन से हैं बेटे? ये इंड्यूस चार्जेस हैं. और इंड्यूस चार्जेस अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को लगाएंगे और नेट फील्ड की वैल्यू देखा जाएगा तो क्या आएगी? ई नॉट माइनस सी आई. और नेट फील्ड तो 0 होता है, तो इट मींस एक्सटर्नल और ई आई इंड्यूस्ड इक्वल होते हैं हमेशा. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सटर्नल applied electric field are always equal, but for the metals or you can say the conductors, सिर्फ उन्हीं के लिए. ओके, क्लियर हो गया बेटा कि नहीं? बेटा क्लियर हो गया ना सभी को? एवरीबॉडी? यस सर. ओके, अब देखो, अब नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर. कोई भी चार्ज स्फीयर के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या रहेगी? इट इज वेरी सिंपल बेटा, बहुत सिंपल है. ये ध्यान से सुनना. मान लो हम लोगों ने एक हॉलो स्फीयर किया कंसिडर, जिसमें सिर्फ बाहर है चार्ज. आपको पता है अंदर तो होगा नहीं क्योंकि अंदर कोई सरफेस ही नहीं है. अंदर चार्ज क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर सरफेस नहीं है. अंदर सरफेस नहीं तो चार्ज नहीं. अंदर सरफेस हॉलो है, हॉलो के अंदर सरफेस ही नहीं है, तो चार्ज कहां पे राई करेगा? जहां पे सरफेस है. अब बड़ी अच्छी चीज है, देखो क्या होता है. अगर कोई पॉइंट आप बाहर मानोगे बेटा, तो आप मानोगे सारे का सारा चार्ज सेंटर पे ही है और उसका दूरी ले लोगे स्मॉल आर.
और हम लोग ये बोलेंगे कि अगर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, और कैपिटल आर कौन है? रेडियस ऑफ द स्फीयर। स्मॉल आर क्या है? रेडियस की जगह डिस्टेंस बोल दो, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ओ, ये वाला। और कैपिटल आर कौन है बेटा? रेडियस ऑफ द स्फीयर, हॉलो स्फीयर। रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर। तो हम लोग तीन कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे। अगर r इज ग्रेटर देन r, तो क्या बोलने वाले हो इसमें? जब आप बोलने वाले हो बेटे कि r इज ग्रेटर देन r, तो क्या बोलने वाले हो कि फॉर द ऑब्जर्वेशन पॉइंट which is outside the uniformly charged shell, then whole of its charge is assumed to be at the center O। सेंटर O पे उसका सारे का सारा चार्ज है। सो इट मीन्स इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा बेटा आउटसाइड पॉइंट के लिए, क्या आ जाएगा? पॉइंट चार्ज के कारण, विच इज KQ/r² बेटा। और जब तुम लोग सेकेंड पॉइंट बोलोगे कि सर अगर r के बराबर होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस आ जाएगा K कैपिटल Q/r²। और अगर बोलोगे कि लेस देन r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड आएगा बेटा वो 0 आएगा, एज नो चार्ज इनसाइड, क्योंकि इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं है। बच्चे क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स? बच्चे सभी को क्लियर हो गए ये वाले पॉइंट्स? अब देखो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ओके। अब देखो नेक्स्ट वर्डिंग क्या है? नेक्स्ट वर्डिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड strength due to a uniformly charged non-conducting sphere। Electric field strength due to a यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अभी जब तुम, अच्छा ये कॉन्सेप्ट देखो क्या है, पहले सबसे पहले बेसिक चीज को समझते हैं बेटे। हमारे पास स्फीयर जो है ना, ये अलग अलग तरह के हैं। एक कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग दो तरह से, फिर से सेम, हॉलो, सॉलिड। नॉन कंडक्टिंग भी दो तरह से, हॉलो, सॉलिड। पर
इसमें तुम लोग ये बहुत ध्यान से इस चीज को ध्यान में रखो कि ये तीनों का बिहेवियर एक जैसा है। कंडक्टिंग साथ में वर्ड, इसके लिए नॉन कंडक्टिंग आ गया। क्या है कि इन तीनों केसेस में चार्ज हमेशा सरफेस पे रहता है, और ये जो हमारे पास नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है ये वाला, तो इसमें चार्ज सरफेस पे तो है ही, पर इनसाइड भी होता है। इनसाइड भी होता है, आउटसाइड भी होता है। दिमाग में आएगा सर सॉलिड है कंडक्टिंग है, होता क्या है? अगर सॉलिड कंडक्टिंग का होगा तो अगर तूने अंदर चार्ज दिया तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर जाते हैं। जब रिपेल कर जाते हैं तो वो चार्ज हमेशा बाहर आ जाता है, अंदर चार्ज नहीं रहता। और इस केस में इसके अंदर भी चार्ज है और बाहर भी चार्ज है। आई थिंक यू पीपल गॉट द वर्ड कॉन्सेप्ट। सर रिपीट कर दो। मैंने बोला सफियर, ये चीज देखोगे फिर पता लगेगा। सफियर दो तरह के, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग दो तरह का हॉलो सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग दो तरह का हॉलो सॉलिड। पर ये जो रेड लाइन का सर्कल बनाया है, मैंने बोला हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, इन तीनों का बिहेवियर सेम। क्या? चार्ज सिर्फ आउटसाइड, चार्ज ऑन आउटसाइड, और इनसाइड जीरो, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। एकदम से आया सर सॉलिड अगर कंडक्टिंग हो तो क्या होगा? मैं बोला अगर बाय चांस अंदर चार्ज आ गया तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वो दोनों चार्जेस बाहर सरफेस पे आ जाएंगे, अंदर चार्ज नहीं रहेगा। क्लियर हो गया बेटा सभी को? यस सर। और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड के अंदर चार्ज अंदर भी है और बाहर भी है। और ये जो हमारा आर्टिकल है ये वाला, ये आर्टिकल यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। हमारे आर्टिकल का नाम भी यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब देखो इसको करना कैसे है बेटा, वेरी सिंपल। मेरे साथ साथ इसको बनाते जाना और ताकि ये समझ लग जाए। ओके, देखो बेटा ये आ गया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा सरफेस पे, और ये सरफेसेस हैं, और इसके इनसाइड भी चार्ज आ जाएगा। और इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई भी पॉइंट हम लोग पी पॉइंट आगे बाहर को लेते हैं तो इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक की दूरी आर, तो सारे का सारा चार्ज मान लो बेटा क्यू है। तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड आएगा जिसके लिए आर ग्रेटर देन आर है, उसका वैल्यू क्या आने वाला है बेटा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके, ये जो पहले वाला केस था। और जब तुम दूसरा केस करोगे कंसिडर फॉर अ पॉइंट ऑन द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, तो ये आएगा के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ये रिजल्ट आ गया। और अगर हम लोग कोई भी पॉइंट इनसाइड ले लेंगे तो इनसाइड में बेटा ये पॉइंट आ जाएगा, ये वाला। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इनसाइड, पर इसमें चार्ज अब सारा नहीं आएगा, सिर्फ ये रेड चार्ज आएगा जिसका नाम क्यू आई लिख दो, क्यू आई बाय, और इसका रेडियस कितना ले लो? स्मॉल आर, क्यू आई बाय आर स्क्वायर। ओके, पर हमारे पास यहां पे क्या है
वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पर हमारे पास यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो रो आएगा। टोटल चार्ज क्यू था, टोटल वॉल्यूम क्या है बेटा, 4/3 पाई आर क्यू, और क्यू इनसाइड वाला चार्ज क्यू आई बाय, अच्छा इसका नाम मैं चेंज कर देता हूं, आर ओ लिख देते हैं, आर आउटसाइड, और इसका नाम लिख देते हैं बेटे आर आई का नाम इनसाइड। थोड़ा ध्यान में रहेगा, तो ये बेटा 4/3 पाई आर आई क्यू, तो यहां से बहुत अच्छे से देख पाओगे तो क्यू आई का वैल्यू कितना आएगा बेटा, ये कट गया ना इधर, ये आएगा क्यू बाय आर क्यू इंटू आर आई क्यू। बेटा क्लियर हुआ ना, बेटा क्लियर हुआ ना, ये रिजल्ट आ गया। तो इस वजह से ये जो ई आई आया, ई इनसाइड कितना आया, के क्यू आई का वैल्यू पुट कर दो, क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर आई क्यूब और बाय आर आई का स्क्वायर, मतलब ई इनसाइड इज के क्यूब बाय आर क्यूब इंटू आर आई। क्लियर हुआ बेटा, ये इनसाइड आ गया। हमारे पास तीन रिजल्ट्स थे, इलेक्ट्रिक फील्ड टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, क्या था, तीन पॉइंट्स, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड। आउटसाइड और सरफेस वाले वही थे जो ऊपर दम करके हटे हैं, ये वाले, ये दोनों सेम ही थे, ये दोनों सेम ही थे, 1 और 2 सेम ही थे, लेकिन इनसाइड वाले में हॉलो में 0 आया था, पर अब इसमें 0 नहीं आया बेटा, इसमें अब इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आ गया, ये आ गया। तो ई इनसाइड जो है ना बेटे, वो प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, आर आई। ई इनसाइड किसके प्रोपोर्शनल आ गया, आर आई के। सो अब देखो हम लोग इसके ग्राफ प्लॉट करते हैं, वो कैसे आएंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन लिख लेते हैं एक, प्लॉट द variation between the electric field and R for किस के लिए, हॉलो स्फीयर लिख दो या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, क्योंकि ये दोनों चीजें सेम ही होती हैं। हॉलो तो दोनों में आ जाएंगे ना, उसके इनसाइड आएगा नहीं। और नेक्स्ट आ गया सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। बेटे क्लियर हो गया ना कि नहीं, अभी हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले ग्राफ के लिए, तो हमारे पास 3 पॉइंट्स थे, ई आउटसाइड एज के क्यू बाय आर आउटसाइड का स्क्वायर, मतलब ई आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आउट। और सेकंड केस क्या था, ई ऑन द सरफेस क्या आएगा, ये आएगा के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। This was the electric field on the surface, and this is basically the maximum value.
और E इनसाइड क्या था 0, दैट इज नो चार्ज इनसाइड, सो नो फील्ड. So no electric field. So no electric field. तो जब इसका ग्राफ प्लॉट किया बेटा तो वो ये ऐसा है. ये रीजन आ गया. यहां पे बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर, जिसका नाम ई एस रखा हुआ है, और ये कैपिटल आर आया. कैपिटल आर तक तो जीरो रहा है ना. देखो अगर इसको थोड़ा सा लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो आर नॉट इज ग्रेटर देन आर, और ये आ गया आर नॉट इज या आर इज आर, और ये थर्ड केस आ गया आर आई इज लेस देन आर. तो 3 केसेस आ गए. यहाँ पे तो आपके पास जनरल वैल्यू आर है, तो सरफेस पे मैक्सिमम है, और ये ऐसे ग्राफ आएगा. इसको टच नहीं करना चाहिए बेटा ये, और ये ग्राफ आएगा. कहने का मतलब है यहाँ पे फील्ड 0 है और यहाँ पे फील्ड क्या है मैक्सिमम. तो डिसकंटिन्यूटी इज देयर, है ना. डिसकंटिन्यूटी इज देयर क्योंकि इसके जस्ट इनसाइड 0 है, बाहर मैक्सिमम है. बच्चे क्लियर हो गया. बेटा सारे रिस्पॉन्ड करो ना जल्दी जल्दी. ओके सो ये आ गया, ये आपके पास आ गया बेटे इसकी वैल्यू. तो हमारे पास जो नेक्स्ट ग्राफ है सेकंड वाला, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वाला ग्राफ, थोड़ा ध्यान से अच्छे से समझ लेना, बहुत सिंपल है. पहले वाला तो वही आएगा के क्यू बाई आर ओ का स्क्वायर, इसमें आर ओ इज ग्रेटर देन आर है, और दूसरे में आ गया सरफेस पे के क्यू बाई आर स्क्वायर, जिसमें आर का वैल्यू आर है, और थर्ड आ गया बेटा इनसाइड जो अभी लिखा था के क्यू बाई आर क्यू और आर आई. भले यहाँ पे बोला जाए तो आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और सरफेस पे इसकी वैल्यू ये मैक्सिमम होती है, और आर आई लेस देन आर है, तो रेक्टिफाइड इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू आर आई. ओके, तो जब तुम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करोगे बेटा, ये ओरिजिन है, ये मार्क किया, स्ट्रेट लाइन आएगा जब तक ये यहां तक नहीं पहुंचता आर तक. जब तक ये बेटा आर तक नहीं पहुंचता डॉटर लाइन शो करना है इसको. ओके, और बाद में ये आ गया. ये आ गया बेटा आर के लिए ग्राफ, और ये मैक्सिमम वैल्यू फिर से के क्यू बाय आर स्क्वायर है. कभी कभार बाई डायरेक्शनल ग्राफ भी बोल दिए जाते हैं, तो मतलब कुछ नहीं होता. जैसे ये है तो ये डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लिया तो ये डायरेक्शन को क्या लोगे नेगेटिव. उसको ऐसे जितना ये दूरी है उतना ये दूरी है, इसका नाम माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर कर दो, ये रिवर्स में नेगेटिव आ जाएगा. और ये वाला जैसे इसका नाम आ गया प्लस आर और इसका नाम आ गया माइनस आर, और ये फिर ऐसे. क्लियर हो गया बेटा कि नहीं. ये डॉटर लाइन शो करना बेटे, सॉलिड लाइन और डॉटर लाइन में फर्क है बेटे. क्लियर हो गया कि नहीं ग्राफ. ओके, सो दिस वाज द ग्राफ फॉर दैट. इसको हम ग्राफ को प्लॉट कैसे करते हैं. ओके,
सो हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया है कि हम लोग इसकी वैल्यूज को कैसे कैसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सुनो आगे। देखो, आगे का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप लोगों को याद होगा बेटे, इनफाइनाइट वायर जो थी, ये थिन वर्ड भी ऐड कर लो, थिन इनफाइनाइट वायर, तो उसके ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज। और कोई भी पॉइंट जब आप मार्क करते थे बेटा, तो उसके लिए आर रेडियस पे आप जहां जहां भी जाओगे, हर जगह पे वही वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिसकी वैल्यू थी 2k लैम्डा बाय आर। 2k लैम्डा बाय आर, और आर क्या था, दूरी, ठीक है। अब एक ना छोटा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट शेयर करता हूं, तो फिर आपको ये चीज अच्छे से पता लगेगी। देखो, अगर इनफाइनाइट वायर की जगह आप एक इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर लेते हो, इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर, मतलब कहने का, एक वायर की जगह आप एक सिलेंडर कर लो कंसिडर, जो कि इनफाइनाइट ही है। और ये पॉइंट्स आ गए, और सिलेंडर जो है ना बेटे, ये आपके पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और मैंने आपको हमेशा एक चीज बोली है, जब भी कुछ इनफाइनाइट वर्ड आ जाता है, तो हम लोग हमेशा पर यूनिट कर देते हैं, पर यूनिट डिवाइडेड बाय। जैसे इनफाइनाइट लेंथ आएगी, तो आप इनफाइनाइट लेंथ वर्ड लोगे, क्या लोगे, पर यूनिट लेंथ। इनफाइनाइट एरिया आएगा तो इनफाइनाइट एरिया नहीं लोगे, पर यूनिट एरिया लोगे। बताया था ना बेटा, बताया था ना मैं। अब देखो, ये पॉइंट आ गया, ये आ गया बेटा एक्सिस, और एक्सिस से इस पॉइंट का दूरी कितना है, आर। अब मैं आपको इसमें ये बोल पा रहा हूं कि अगर मैं आपको ये पूछूं कि लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है किसके बराबर, चार्ज बाय लेंथ के। और अगर आपने सिग्मा लिखा, पर चार्ज लिख दिया क्यू बाय 2 पाई RL, Q/2 पाई RL। अब है तो दोनों इनफाइनाइट, तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये भी Q/L है जिसको लैम्डा लिखा, और ये कितना है, ये भी Q/L है जिसको आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू वॉट बेटा, 2 पाई R। नहीं समझे, क्या समझे, तो वी कैन रिप्लेस दिस लैम्डा विद सिग्मा इंटू 2 पाई R, और कैपिटल सर आर। एक बार रिपीट करना। हाँ बेटा, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, देखो एक बार फिर से देखो। लैम्डा इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय लेंथ। पर अगर तुम वर्ड यूज करते हो इनफाइनाइट, तो चार्ज भी इनफाइनाइट, लेंथ भी इनफाइनाइट, पर हम लोग कभी इनफाइनाइट वर्ड को यूज नहीं करते कोई पैरामीटर को निकालने के लिए, उसको पर यूनिट कर देते हैं, बट डिवाइड कर देते हैं, चार्ज बाय लेंथ। वैसे ही सिग्मा क्या आएगा, चार्ज इज क्यू, और व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है बेटे, 2 पाई RL, L बीइंग द लेंथ, कुछ भी, तो ये भी Q/L कर दिया, ये भी Q/L कर दिया, क्योंकि हमने बोला ये दोनों इनफाइनाइट है, तो इसको नहीं लेते हैं इकट्ठे। तो इस वजह से जब तुम दोनों को इक्वेट कर दोगे, तो लेमडा का नाम क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू 2 पाई R। बेटे क्लियर हुआ कभी, बेटे क्लियर हुआ अभी, यस सर। ओके गुड। तो अब हम लोग इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, लेट्स चेक आउट। देखो, तो हम लोग फिर कंक्लूजन ये निकालेंगे
हम लोग कंक्लूजन ये निकालेंगे, हमारे पास 3 रिलेशंस आएंगे। एक आ जाएगा सरफेस पे, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। आउट, सरफेस, इन। तो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड की वैल्यू क्या थी बोलोगे? अभी लिखा था 2k लैम्डा बाय आर आउट। अब लैम्डा की वैल्यू को तुम क्या लिख सकते हो? अभी लिखा 2 पाई आर इंटू सिग्मा। अच्छा, k को भी चेंज कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दो, और ये आ गया 4 पाई आर सिग्मा बाय आर नॉट। ये कट गया बेटे इधर, तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू सिलेंडर, ड्यू टू हॉलो सिलेंडर। कितना? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आर बाय आर नॉट। क्लियर हुआ बेटे कि नहीं? ये आ गया। कॉपी पे अच्छे से लिखते जाना बेटे। अगर सरफेस की बात करोगे तो फिर से ये के का वैल्यू क्या लिख दो पहले? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू के की जगह मैंने लिख दिया लैम्डा बाय कैपिटल आर। अब लैम्डा की वैल्यू तो तूने अभी लिखी है, कितनी बोलना? कितनी लिखनी है? सिग्मा इंटू 2 पाई आर बाय आर। ये आर के साथ आर कट गया, 4 पाई कट गया बेटे। तो सरफेस पे ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और बेटा इनसाइड कितनी आ गई? इनसाइड जहां पे आर आई लेस देन आर था, कितनी आई इनसाइड? ये आ गई 0, क्योंकि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। बच्चे क्लियर हो गया कि नहीं?